नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत सियासी गलियारों की खबरों से करेंगे। कांग्रेस में कलह थम नहीं रहा। जब से भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस प्रभारी बने हैं, कई बार कांग्रेसियों में हाथापाई हो चुकी है। पटना और गोपालगंज के बाद आज बक्सर में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह थम नहीं रहा। एक बार फिर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा वहां मौजूद थे। विधायक संजय तिवारी और युवा कांग्रेस नेता पंकज उपाध्याय के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। माहौल बिगड़ते देख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इसलिए एक संगठन, एक समूह में एक दो व्यक्ति कुछ कह दे, उस समूह की बात नहीं बनता है। ये समझ लें। विसंगतियों को दूर करने का प्रयास होगा ना? बिल्कुल प्रयास होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, सबको एक होकर चलें और डिसिप्लिन को एनफोर्स करेंगे। आने वाली दिनों में डिसिप्लिन एनफोर्स होगा। नहीं, हम तो बाद में आए, हम तो रूम में थे, भीड़े। ठीक है, जो भी बात हुआ ये नहीं होना चाहिए। और अगर होना, बात कोई अलग नहीं थी, बात जो हो रही थी उसको शालीनता से भी किया जा सकता है। इससे पहले आरा, गोपालगंज और पटना में भी कांग्रेसियों ने बड़े नेताओं की मौजूदगी में हंगामा किया था। नेता बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये साफ लगता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में ना तो अनुशासन है और ना ही बड़े नेताओं के लिए सम्मान। लगातार हंगामे और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई से आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा विवाद विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। और सियासी हलचल के बीच आरजेडी के 3 विधायकों ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की है। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर, रामविशुन सिंह और विभा देवी ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की। हालांकि विधायकों का कहना है कि इलाके के विकास के लिए वे तारकिशोर प्रसाद से मिले थे। डिप्टी सीएम ने भी माना कि आरजेडी विधायकों की मुलाकात राजनीतिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने आरजेडी में टूट से इनकार भी नहीं किया। मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव ने मुलाकात के बाद कहा कि वे मधेपुरा के विकास के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिलने पहुंचे थे। चंद्रशेखर ने आरजेडी में टूट होने की खबरों को नकार दिया है और कहा कि ऐसा सोचना भी एक सपना ही है। मुलाकात का आधार ये है कि मैं जिस क्षेत्र का हूँ, मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र का, मधेपुरा सदर ये नगर पालिका है, और नगर पालिका है तो उसके विकास की चिंता हमें है और उसके संपूर्ण विकास का खाका लेकर के मैं आया था। तारकिशोर बाबू अच्छे आदमी हैं, जेंटलमैन हैं, व्यवहार कुशल लोग हैं, लंबे समय से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पार्ट रहे हैं और मैं भी तीसरी बार आया हूं, मेरे पड़ोसी रहे हैं, तो व्यक्तिगत मुलाकात भी था। राजनीतिक कुछ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति की बात तो सोचनी ही पड़ती। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार जिस तरह से उठापटक दिख रहा है, आपके अच्छा, पार्टी के कई लोग बीजेपी में चले गए पिछले दिनों। भूपेंद्र यादव लगातार दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में तो सवाल लाजमी है और आज आप पहुंचे। नहीं, मैंने ये कहा कि कौन आना कौन जाना, एक भी विधायक के टूटने की खबर या अंदेशा राष्ट्रीय जनता दल का वो दिन में सपना देखने बराबर है। क्षेत्र की समस्याओं पर वो आदमी से मिले, बस इतना ही बात है। कोई राजनीतिक बातें भी हुई है सर, क्योंकि तीन आरजेडी के विधायक आए हैं, दूसरे दलों के विधायक समाज भी खत्म हो गया है। नहीं, सब अभी अपने अपने काम से ही आए थे। कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं, आज नहीं करते। ऐसे बीजेपी दायरा उम्मीद है कि लोग आना चाहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। अगर हमारे कोई अन्य दल के भी माननीय सदस्य सर इधर भी भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करके आना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत होगा। क्यों नहीं आएंगे? सर, राजनीतिक पक रही है ना, आज नहीं पक रही है, लेकिन पक रही है, चढ़ गई है। भूपेंद्र यादव भी इशारा किए थे, समाज भी खत्म हो गया है, तो पूरा पकने भी तो दीजिए ना। खिचड़ी एक तरफ पक रही है और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है।
हालांकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का पूरा खाका लगभग तैयार हो चुका है। मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शामिल होने वाले कुछ नामों पर चर्चा भी हो चुकी है और राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उसके मुताबिक अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार, संभावित चेहरों पर हो चुकी है चर्चा, अब सिर्फ औपचारिकता बाकी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों पर बातचीत भी हो चुकी है। जिन नामों पर चर्चा है उसमें बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन, एमएलसी सम्राट चौधरी, बीजेपी विधायक संजय सरावगी, संजीव चौरसिया, भागीरथी देवी, नीतीश मिश्रा, प्रमोद कुमार, राणा रणधीर, कृष्ण कुमार ऋषि, संजय सिंह, नीरज कुमार बबलू और विधायक नितिन नवीन का नाम शामिल है। हालांकि इन नामों पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है। वहीं सरकार के दोनों डिप्टी सीएम भी जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह रहे हैं। हमारे पार्टी की ओर से अब कोई विलंब नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कुछ नहीं है, सबका दोनों लोगों साथ में ही हम सभी लोगों का जो है नाम है और जो है उसमें जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ सत्ता के खातिर सरकार का काम रुका हुआ है। बिहार का जो है काम रुका हुआ है और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू की तरफ से फिलहाल किसी भी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि हमारे बीच करार है, दरार नहीं। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए दिल्ली में बैठक पे बैठक, कभी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होती है, कभी अमित शाह जी के साथ बैठक होती है, कभी जेपी नड्डा साहब के साथ बैठक होती है, कभी भूपेंद्र यादव के साथ बैठक होती है, लेकिन निदान नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को निपटना चाहती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को निपट न दे। हमारा दावा है कि बिहार में जिस दिन होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, उसी दिन गिरेगी बिहार की सरकार। कहीं न कहीं कुछ खटपट है जेडीयू बीजेपी के अंदर। बिहार सरकार में शामिल सभी दलों के बीच में घमासान है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। ये संवैधानिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संवैधानिक दायित्व है, तो स्वाभाविक रूप से जो भी घटक दल हैं वह समन्वय के आधार पर और करार है, दरार नहीं है। जिन लोगों को ये कयास लग रहा है वो राजनीति में औंधे मुंह गिरेंगे। इन लोग भाई 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम शुरू हो गया ना, वही कहीं बाधित है, काम शुरू हो गया, तो अब ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जो उचित समय होगा उस समय पर होगा। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से समय पर निर्णय कर लेगा। बिहार के विकास के प्रति हम लोग पूरी तरह से जवाबदेह हैं और हम लोग उसके काम में लगे हैं, चाहे वो बिहार को विकास की गति पे आगे बढ़ाने का हो, हर गरीब के घर तक रोशनी पहुंचाने का हो। हम लोग का प्रयास होता है और सेवा और समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी शुरू से काम करती रही है और हमारे सरकार में भी हमारा वही ध्येय रहा है। और एक बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला है। 60 साल की उम्र तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी में भी उन्हें वेटेज मिलेगा। स्नातक पास करने वाली युवतियों को 50,000 रुपए मिलेंगे। ये एक बड़ा फैसला। 20 एजेंडों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। आज कैबिनेट की बैठक थी जिसमें ये तमाम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में वेटेज मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को और 60 साल की उम्र तक वे नौकरी करेंगे
वहीं स्नातक पास करने वाली युवतियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 25,000 पहले मिलते थे, अब ये राशि बढ़ा दी गई है, 50,000 रुपए कर दी गई है। ये मैंने ये बताया कि जब आप नियमित कर्मी हैं और आप 60 वर्ष की उम्र पे आप सेवानिवृत्त कर जाते हैं तो उसके बाद भी कई लोगों की सेवाएं राज्य सरकार में ली जा रही हैं। नहीं तो 60 साल तक है ही उसको, इसलिए एक मिनट देख लीजिए पांडे, हुआ तो मैं बता दूंगा। मुंगेर में एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन इस बार मिनी गन फैक्ट्री शहर, गांव या दियारा इलाके में नहीं बल्कि जंगली एरिया में मिली है, जो हैरान करता है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध मिनी गन फैक्ट्री में कारीगर का काम करते थे। पकड़े गए ये अर्धनिर्मित पिस्टल अगर बनकर तैयार हो जाते तो क्या होता। ये पिस्टल अगर अपराधियों तक पहुंच जाते तो क्या होता, समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने ऋषिकुंड जंगल में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। मुंगेर पुलिस और जमालपुर एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ऋषिकुंड जंगल से 5 अर्धनिर्मित हथियार, मैगजीन, बैरल के साथ हथियार बनाने के सामान बरामद हुए हैं। ऋषिकुंड जंगल में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा होना अपने आप में हैरान करता है, क्योंकि अवैध रूप से हथियार बनाने वाले गिरोह ने जंगल की ओर रुख कर दिया है। क्योंकि जंगली इलाकों में पुलिस की गश्ती ना के बराबर होती है, इसी का फायदा उठाकर गन फैक्ट्री चलाने वाला गिरोह अब जंगल को अपना नया ठिकाना बना रहा है। ऐसा लगता है कि हथियार बनाने वाले गिरोह और नक्सलियों का नया नेक्सस जंगल की आड़ में पनपने लगा है। अगर ऐसा है तो ये बेहद खतरनाक संकेत है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। यहां शराब पीना और बेचना दोनों मना है, लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें आई हैं वो शराबबंदी की पोल खोल रही हैं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बैकुंठपुर के दियारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। बड़े पैमाने पर बनाई जा रही इस शराब के बनाने के तरीके को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे खुले आसमान के नीचे खेत में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर देसी शराब की बड़ी खेप तैयार की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही तस्कर फरार हो गए। और दूसरी तस्वीर लखीसराय की है। लखीसराय में भी शराब की फैक्ट्री ध्वस्त की गई। पुलिस ने चारण के नक्सल प्रभावित भलुई गांव में छापेमारी की, जहां दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान धंधेबाज फरार हो गए। अब सवाल है कि कितने दिनों से शराब का गोरख धंधा चल रहा था। पूर्ण शराबबंदी जिस राज्य में है, उस राज्य में इतने बड़े पैमाने पर खुलेआम शराब बनाने का धंधा चल रहा था। बनी हुई शराब कहां खपाई जा रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में शराब बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं बेचा जा रहा होगा। और शराब तस्कर फरार कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। सख्ती के दावों के बावजूद इंटर की परीक्षा में नकल हो रही है और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आरा के एसबी स्कूल का ये वीडियो देखिए, जहां परीक्षा दे रहे छात्रों को बाहर से चीटिंग कराई जा रही है। पहले पाली की परीक्षा के दौरान ये चीटिंग कराई जा रही है। ये पहला वीडियो और अब दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, दूसरा वीडियो भी आरा का ही है। यह हरप्रसाद दास स्कूल का वीडियो है, जहां परीक्षा से ठीक पहले नकल के लिए चिट तैयार की जा रही है। आंसर शीट बनाकर छात्र इस भरोसे परीक्षा देने जाएंगे कि कहीं चिट से कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर वो नकल कर दे सकें। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड का जल्द खुलासा हो सकता है। पुलिस अधिकारी खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ऐसे संकेत दिए हैं कि 3 से 4 दिनों में इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हत्या की वजह का पता चल गया है। पिछले 12 जनवरी को पटना के चर्चित इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश हत्याकांड में पटना पुलिस अब सही जांच की दिशा में अग्रसर हो गई है। शायद यह पहला मौका है जब पटना पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
हम इस वक्त रुपेश के अपार्टमेंट के ठीक सामने खड़े हैं और यही वह अपार्टमेंट है जहां पिछले 12 जनवरी को रुपेश एयरपोर्ट से अपनी कार से घर आए थे और ठीक उनके गेट के सामने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो जानकारी मिल पा रही है, पटना पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को करीब करीब सुलझा लिया है और पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि रुपेश की हत्या किन कारणों से की गई थी, रुपेश की हत्या करने वाले कौन थे और उन्होंने किन शूटर्स को हायर किया था। सूत्रों पर यकीन करें तो इस हत्याकांड में पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी कर ली हैं और उनसे पुलिस ने बहुत कुछ उगलवा भी लिया है। अब पुलिस अधिकारियों से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस हत्याकांड में पटना पुलिस को सफलता मिलनी अब तय हो गई है। हालांकि पहले कई तरह की बातें सामने आई थी कि अलग अलग एजेंसियां अलग अलग एंगल पर जांच कर रही हैं, लेकिन अब पटना पुलिस जिस थ्योरी पर काम कर रही है, वैसे में अब यह यकीन हो चला है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में निश्चित तौर पर पटना पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसकी वजह भी है कि अब तक पुलिस अधिकारियों ने जिन वजहों को लेकर बयान दिए हैं आधिकारिक तौर पर, उसको लेकर पटना पुलिस की फजीहत हो चुकी है। लिहाजा अब पुलिस इस पूरे हत्याकांड का एक साथ उद्भेदन कर देना चाहती है। जो शूटर्स हैं और जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, उनको भी पुलिस अब सामने लाने को तत्पर हो गई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हत्याकांड को लेकर पटना पुलिस की किरकिरी हुई थी, उसका खुलासा आने वाले 3 से 4 दिनों में निश्चित तौर पर हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में चापाकल का विवाद एक परिवार के लिए काल बन गया। मामूली विवाद में 2 परिवार भिड़ गए और मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। चापाकल का विवाद बना काल। चापाकल के चलते विवाद मतलब कि घटना मतलब मारा पीटी हुआ है। आपस में भिड़ गए 2 परिवार। तो फिर मेरे को यहाँ मारा, ठीक है। उसका बाद मेरे बाप का मर्डर कर दिया, मेरा बाप मर गया। उसका बाद में 2-3 लाठी मारा लगातार। आंगन में चीख और चित्कार। चीख चीख कर कह रहा परिवार। पापा बाहर आए तो बोले कि मेरा ऊपला पैंट तोड़ दिया, तो पापा बोले हम नहीं तोड़ा। पापा को पट्टीदारों ने मार डाला। पेट में मारे थे डंडा से, फिर माथा में भी मारे थे। उनकी डेथ हो गई। हाँ। ये चीख, ये पुकार और ये चित्कार उस परिवार की है जिसने अपने घर के मुखिया को खोया है। घर के आंगन में मातमी सन्नाटा पसरा है। घर के बाहर घर के मुखिया का शव पड़ा हुआ है, जिसे मामूली विवाद में पट्टीदारों ने मौत की नींद सुला दिया। पापा बाहर आए तो बोले कि मेरा ऊपला पैंट तोड़ दिया, तो पापा बोले हम नहीं तोड़ा। तो उनका बेटा आया, पापा को मार दिया पीछे से। फिर पापा भी मारे उनका पापा को। फिर उनका पापा डंडा से उनको मारे मेरे पापा को। ये तस्वीरें नवादा जिले के मडरा गांव की है, जहां मामूली विवाद में 2 परिवार आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि पट्टीदारों ने सज्जन सिंह को पीट पीट कर मार डाला। ये हम नहीं कह रहे, ये पीड़ित परिवार का आरोप है। मामला कुछ भी नहीं, घर से निकला सुबह सुबह मेरा बाप, समझा ना। तो उसका बाप बिन गाड़ी दिया, मेरा बाप बिन गाड़ी दिया, ठीक है। तो उसका बेटा लाठी लाया, सबसे पहले एक लाठी मेरा बाप को मारा। मेरा बाप को एक लाठी मार के नाम उसका नाम गुड्डू है और उसका बाप का नाम समूह सिंह है, ठीक है। फिर उसका बेटा एक लाठी सबसे पहले मेरे बाप को मारा, फिर उसका बाद मैंने छुड़ाने के लिए गया, तो फिर मेरे को यहाँ मारा, ठीक है। उसका बाद मेरे बाप का मर्डर कर दिया, मेरा बाप मर गया। उसका बाद में 2-3 लाठी मारा। घर के आंगन में दिख रहा ये चापाकल उस वारदात का जीता जागता सबूत है, क्योंकि विवाद इसी चापाकल को लेकर शुरू हुआ था, जो सज्जन सिंह के लिए काल बन गया। चापाकल के चलते विवाद मतलब कि घटना मतलब मारा पीटी हुआ है। उसके बाद फिर सज्जन सिंह को मार के पूरा अथी कर दिया है लाठी से और ईटा से। कौन मारा है? बाप बेटा शंभू सिंह और गुड्डू कुमार। सज्जन सिंह की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी शंभू सिंह, उसकी पत्नी और बेटा गुड्डू सिंह फरार हो गए और अब पुलिस उन्हें तलाश रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
हम खुद पर भारतीय होने के नाते गर्व क्यों करते हैं? क्या हमें अद्वितीय बनाता है? ये आत्मनिर्भर होने की हमारी क्षमता है। इसका एक सीधा नतीजा आत्मसम्मान है। नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी आपके लिए देश भर से अलग अलग कहानियां दिखाता है कि कैसे हम भारतीय अपने समस्याओं का समाधान खुद से कर रहे हैं। हम सरकार पर निर्भर नहीं हैं। हमारी इनोवेशन और उपलब्धियों की कहानियां बयां करती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये कहानी है कडल्स फाउंडेशन जैसे एनजीओ की, जिन्होंने कैंसर से जूझ रहे गरीब परिवार के बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट सर्विस की शुरुआत की और इसके लिए अपनी ग्लोब ट्रॉटिंग कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ दी। कैंसर से प्रभावित बच्चों के लिए सही पोषण इस घातक बीमारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कडल्स फाउंडेशन की शुरुआत करीब 2013 में हुई थी। 2013 में जब हमने टाटा मेमोरियल के साथ काम शुरू किया, तब से लेके आज तक हम भारत में करीब 30 से ज़्यादा अस्पतालों में काम कर रहे हैं। कडल्स फाउंडेशन भारत का एकमात्र फाउंडेशन है जो कैंसर से लड़ रहे बच्चों के पोषण पे फोकस करता है। 2019 में कडल्स ने कैंसर के इलाज के लिए लगभग 1.8 लाख बच्चों को मुफ्त पोषण सलाह और सहायता प्रदान की। कडल्स फाउंडेशन का मकसद गरीब परिवारों को कैंसर के खिलाफ उनकी लड़ाई में आत्मनिर्भर बनाना है, खास तौर पर तब जब कोविड-19 महामारी के चलते अस्पतालों में जाना मुश्किल हो गया है। हम आत्मनिर्भर इस तरीके से बन रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कैसे ये बच्चे जो आज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसे हम इन तक पहुंच सके। कडल्स फाउंडेशन कैंसर के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और प्रभावित परिवारों को स्वाभिमान से जीने में मदद कर रहा है। भारत से ऐसी सफलता की कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।